तो आज यूरो शुरू होने वाला है 2024 का और इतने दिन के बाद हम लोगों को वापस से एक कॉम्पिटिटिव फुटबॉल देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग जो तरह-तरह की क्लब के सपोर्टर्स हैं और पूरे सीज़न भर क्लब्स फुटबॉल फॉलो करते हैं और जब चैंपियंस लीग खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग का लाइफ थोड़ा बोरिंग सा चलने लगता है। लेकिन ये वाले समर में एक तरफ तो आपका टी20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है और दूसरी तरफ आपका यूरो भी शुरू हो रहा है आज से और कुछ दिन के बाद कोपा अमेरिका भी चालू हो जाएगा। तो हम लोग का जो टाइम बोरिंग जाने वाला था वो अभी नहीं होगा। तो मैं जैसे कि पहले एक वीडियो बना चुका था जब ग्रुप्स अनाउंस हुए थे तब भी मैं एक डिटेल डिस्कशन वीडियो बना चुका था जहाँ पे मैं डिस्कस किया था हर एक टीम को हर एक ग्रुप्स के साथ। उसके बाद मैं सोचा था कि हर एक टीम को लेके भी एक स्क्वाड एनालिसिस डालूँगा लेकिन उतना टाइम मुझे नहीं मिला। तो अभी आज ही टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और इसके बीच ही मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं प्रेडिक्ट करूँगा रिजल्ट्स और उसके साथ-साथ कि ये वाले यूरो का जो एडिशन है, जो आज शुरू होने वाला है, वो कौन जीत सकता है। तो चलिए फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला वाला जो ग्रुप है, उसमें है आपका जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड। तो ये वाले ग्रुप में तो ऑब्वियसली फर्म फेवरेट्स जर्मनी है ग्रुप टॉप करने के लिए। क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बोला था कि अभी टोनी क्रूज़ भी वापसी हो गई है और उसके साथ-साथ नगल्समैन के अंडर शुरुआत जर्मनी का कुछ-कुछ मैचेस में प्रॉब्लम ज़रूर था। प्रॉब्लम्स अभी भी है, लेकिन फिर भी नगल्समैन एक अच्छा कोच है और उनके अंडर जर्मनी अभी रिसेंट टाइम्स में अच्छा कर रही है। रिसेंटली फ्रांस और नीदरलैंड्स के साथ भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था और होम सपोर्ट मिलेगा उनको और उनके देश में ही ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो लोग अच्छा करेंगे। हाँ, प्रेशर सिचुएशन में क्या करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी और उसके साथ-साथ जर्मनी की अटैकिंग लाइनअप में जो-जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली फुलक्रूग, लेरॉय साने, इनके ऊपर मूसियाला, इनके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगे। तो अभी यही देखने वाली बात होगी अगर मैच में सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जाता है या फिर मैच में आप फँस जाते हो, तो वहाँ से कैसे मैच आप निकाल पाते हो, वही देखने वाली बात होगी फॉर जर्मनी। और जर्मनी के पास वो स्क्वाड डेप्थ है, वो स्क्वाड में क्वालिटी है, मैच विनर्स भी है, लेकिन मेरे ख्याल से अटैकिंग थ्रेड पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की कमी है, एक्सेप्ट लेरॉय साने एंड थॉमस मुलर। और अगर आप देखें कि जितने भी सारे टीम्स है, हालाँकि कुछ-कुछ क्लियर फेवरेट्स हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, आपका पोर्टुगल हो गया, आपका जर्मनी हो गया, आपका कुछ-कुछ लोग तो इंग्लैंड भी बोलेंगे क्योंकि इंग्लैंड का स्क्वाड तो बेहतर है और हर हर वक़्त इंग्लैंड का स्क्वाड एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड ही होता है। हालाँकि उनका प्रॉब्लम अलग है, कोच वाला। लेकिन आप कुछ भी कह लो, लेकिन ऑन पेपर जब आप देखते हो टीम का जो स्क्वाड है, जो प्लेयर्स की क्वालिटी है, जो प्लेयर्स का पोटेंशियल है, जो टीम का मैनेजर है और जो टीम का प्लेइंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ आप एनालिसिस कर ही सकते हो और उसके बेसिस में आप हमेशा यही मतलब कन्क्लूज़न में पहुँचोगे कि अगर मान लीजिए जर्मनी और स्कॉटलैंड का मैच हो रहा है, पहला वाला मैच जो आज होने वाला है, उसमें हमेशा जर्मनी ही जीतेगा। वो लोग होम क्राउड का भी सपोर्ट रहेगा और उसके साथ-साथ जितने भी सारे मैंने पॉइंट्स अभी बताया, वो सारी चीज़ को अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो 2-0 या 3-0 जर्मनी जीतेगा, श्योर शॉट। लेकिन ऑन द फील्ड आपको फुटबॉल खेल के मैच जीतना होता है, तो अगर आपकी टीम बहुत अच्छा भी हो और आपके पास वो सारी चीज़ें हो, फिर भी अगर मैच डे पे आप टर्न अप नहीं करते हो, पिच पे जाके वो चीज़ आप नहीं करते हो, तो आप मैच नहीं जीतोगे और ये चीज़ बार-बार हम लोग को देखने को मिला है पहले भी। लास्ट बार यूरो में अगर आपको याद है तो स्विट्ज़रलैंड फ्रांस को हरा दिया था। तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है। तो वैसे तो हम लोग एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाएँगे, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा जो ओपिनियन है, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आपका क्या-क्या ओपिनियन है, ये ज़रूर मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन में। तो ग्रुप ए से मैं चूज़ करूँगा नंबर 1 पोज़ीशन में जर्मनी फिनिश करेगा। नंबर 2 पे मैं रखूँगा स्विट्ज़रलैंड को और नंबर 3 पे मैं रखूँगा हंगेरी को, नंबर 4 पे मैं रखूँगा स्कॉटलैंड को। लेकिन स्कॉटलैंड का जो रिसेंट आप अगर रन देखेंगे तो वो डिसेंट है और स्कॉटलैंड के पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो वो अगर चाहे तो वो हंगरी को हरा सकते हैं। हंगरी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सोबोस्लाई के ऊपर है, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर कुछ चेंजेस होगा तो जर्मनी 1 स्विट्जरलैंड 2 हो सकता है कि स्कॉटलैंड 3 में फिनिश कर जाए या फिर अगर स्कॉटलैंड आज पहले वाला मैच में ही जर्मनी के साथ एक ड्रॉ निकाल ले तो हो सकता है शायद वो लोग सेकंड या सेकंड पोजीशन के लिए भी एक दावेदार बन जाए। तो वो तो अभी देखने वाली बात होगी। तो मेरे ख्याल से यही होने वाला है, तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। और ग्रुप बी में लोग कहेंगे कि ग्रुप बी ग्रुप ऑफ डेथ है, तो मेरे ख्याल से 2 क्लोज़ ग्रुप ऑफ डेथ हैं यहाँ पे, एक है ग्रुप बी और एक है आपका ग्रुप
ग्रुप डी, तो ग्रुप डी में बाद में बात करते हैं। ग्रुप बी में अगर मैं कहूँ तो लोग तो बोलेंगे ही कि स्पेन यहाँ पे नंबर 1 फिनिश करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे क्रोएशिया का पल्ला थोड़ा भारी है, क्योंकि क्रोएशिया हमेशा कुछ भी करके हो क्रोएशिया ग्रुप से अगले स्टेज में जाते हैं और मतलब मैच को एक्स्ट्रा टाइम में टाई ब्रेकर में लेने के बाद वो लोग नॉकआउट पे एक के बाद एक टीम को हराते हुए वो लोग सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो क्रोएशिया अगर इस वाले सीजन में फाइनल में पहुंच जाते हैं तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वर्ल्ड कप में भी वो लोग अच्छा खेले थे, उससे पहले वाला वर्ल्ड कप में भी फाइनलिस्ट थे, बीच में यूरो में भी वो लोग अच्छे खेले थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये वाले ग्रुप में लोग बोलेंगे कि स्पेन होगा नंबर 1 पे, शायद इटाली और क्रोएशिया के बीच में कोई होगा नंबर 2 पे। तो मेरा जो ओपिनियन है, मैं यहाँ पे क्रोएशिया को नंबर 1 पे डालूँगा, क्योंकि इटली का भी मतलब इटली भी इज़ अ डिसेंट स्क्वाड, इटली भी अच्छा कर सकता है। ये इटली भी इस सीज़न में स्पेशली जब वो लास्ट सीज़न में आपका वर्ल्ड कप में नहीं था, तो ये वाले यूरोप में भी इटली अच्छा कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि क्रोएशिया हो सकता है कि इटली के साथ एक ड्रॉ निकाल ले और स्पेन को हरा दे, या फिर वाइस वर्सा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्रोएशिया यहाँ पे नंबर 1 में ही फिनिश करेंगे। स्पेन को मैं 2 नंबर पे रखूँगा और उसके बाद मैं इटली को रखूँगा। अल्बानिया को नंबर 4 पे। हालाँकि अल्बानिया का स्क्वाड पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन मतलब अल्बानिया अगर कोई दूसरे ग्रुप में होता किसी दूसरे टीम्स के साथ, लाइक आपका सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, ऐसे कुछ टीम के साथ अगर होता तो शायद वहाँ पे वो लोग कुछ कर देते। क्योंकि ये वाले ग्रुप में अल्बानिया इज़ अ मतलब उनका ही बैड लक है कि वो इटली, क्रोएशिया और स्पेन के साथ वो लोगों का ड्रॉ निकल आया। तो यहाँ पे मैं अल्बानिया को नंबर 4 पे ही रखूँगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में इंग्लैंड तो देखिए ग्रुप लीग्स में तो अच्छा ही खेलता है। तो हो सकता है यहाँ पे इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच, या फिर इंग्लैंड और सर्बिया के बीच कुछ हो जाए, या फिर मैचेस ड्रॉ हो जाए। अगर हारते भी नहीं है इंग्लैंड, फिर भी मैच ड्रॉ हो ही सकता है, क्योंकि गैरेथ साउथगेट का कोई भरोसा नहीं है। इंग्लैंड के पास एक वर्ल्ड क्लास टीम है। अगर इंग्लैंड को एक हाफ डिसेंट सा भी मैनेजर मिल जाता तो शायद वो ये टीम को लेके यूरो जीता देते। लेकिन गैरेथ साउथगेट के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है और आपको भी होना नहीं चाहिए। लास्ट वाले यूरो में भले ही इंग्लैंड फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन फिर भी ये वाले एडिशन में मुझे नहीं लग रहा। लोग जैसे हाइप कर रहे हैं वो हमेशा ही करते हैं। ब्रिटिश मीडिया भी ये सेम चीज करते हैं कि इट इज कमिंग होम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जितना भी प्रोग्रेस होगा वहां पे कुछ कर सकती है। रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें फ्रेंडलीज में भी, तो वहां पे भी वो लोग उतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन फिर भी कोई टूर्नामेंट में एक अलग दिन होता है, अलग सा टेम्परमेंट होता है, एक नया कैंपेन होता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं इंग्लैंड को यहाँ पे नंबर 1 में ही रखूंगा। दूसरे में मैं रखूंगा डेनमार्क को, सर्बिया को रखूंगा मैं 3rd स्पॉट में, और स्लोवेनिया को रखूंगा मैं 4th स्पॉट में। हालांकि स्लोवेनिया भी सरप्राइज कर सकती है, तो वो तो मैं बोल रहा था ना कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो अब चलिए ग्रुप डी के बारे में बात कर रहे थे, और मैं एक नीदरलैंड्स फैन हूँ। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि मैं नीदरलैंड्स की फैन बना था 1998 वर्ल्ड कप में, जब अर्जेंटीना के साथ नीदरलैंड्स जीता था वो वाला स्पेशल मैच। तो उसके बाद से मैं नीदरलैंड्स को क्लोजली फॉलो करता हूँ, और हर एक टूर्नामेंट में ही मैं देखता हूँ कि जैसे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका है, वैसे फुटबॉल में मेरे ख्याल से नीदरलैंड्स है कि इधर वो लोग चोक कर जाते हैं, या फिर सिचुएशन उनके खिलाफ चले जाते हैं कि वो भले ही कितना भी अच्छा खेले, वो लोग अल्टीमेटली जीत नहीं सकते, सिवाय एक बारी जब वो लोग यूरो जीते थे वैन बास्टन के टाइम पे। लेकिन ये वाले ग्रुप में नीदरलैंड्स का क्या चांसेस है, उसमें पहले बात कर लेते हैं। देखिए 2008 वाला अगर यूरो आप लोगों को याद है, 2008 में भी नीदरलैंड्स के साथ एक ही ग्रुप में फ्रांस और इटली भी थे। 2006 में वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस और इटली के बीच ही हुआ था, जहां पे इटली ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो उसके बाद जब यूरो हुआ तो 2 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट के साथ नीदरलैंड्स सेम ही ग्रुप में वापस से ड्रॉ हुए थे। तो वहां पे भी किसी ने नीदरलैंड्स को एक भी मौका नहीं दिया था, कोई चांस ही नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी नीदरलैंड्स कॉन्विंसिंगली इटली एंड फ्रांस दोनों को ही हराया था। तो वैसा एक अच्छा फुटबॉल खेलने के बाद भी नीदरलैंड्स उस बार 2008 के यूरो में क्वार्टर फाइनल में जाके रशिया से एक्स्ट्रा टाइम में हार गया था। तो ऐसा ही मैं कह रहा हूं कि नीदरलैंड्स भले ही ग्रुप में बहुत अच्छा खेल भी ले, बीइंग अ फैन आई नो हाउ हार्ड इट इज, और मुझे बहुत खराब लगता है जब ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा कर पाएँगे इस बार। हालाँकि बहुत सारे नीदरलैंड्स के फैन्स ये बोल रहे हैं कि वापस से जर्मनी में हो रहा है, तो शायद वैन बास्टन का जो टाइम है वो वापस से लौट आए और हम लोग वो चीज़ को रिपीट कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है आपका मैनेजर का। रोनाल्ड कोएमन
पहले जब नीदरलैंड्स को मैनेज कर रहा था बिफोर मूविंग टू बार्सिलोना, तो उस टाइम पे भी वो एक पहले शुरुआत में कुछ-कुछ मैचेस में हम लोग अच्छा नहीं खेले थे, लेकिन उसके बाद एक मतलब सिस्टम दिख रहा था और हम लोग आप लोगों को अगर याद है तो जो यूएफए नेशंस कप होता है, वहाँ पे जर्मनी, फ्रांस दोनों को ही हम लोग हराए थे ओवर द 2 लेग्स और उसके साथ-साथ फाइनल में भी पहुँचे थे और पोर्टुगल से 1-0 हार गए थे। तो उसके बाद यूरो से बिल्कुल ही पहले वैन डाइक का आपका एक इंजरी हो गया था और उसके साथ-साथ कोमैन बार्सिलोना में चला गया। तो उसके बाद हम लोग का यूरो का जो लास्ट वाला कैंपेन था वो अच्छा नहीं रहा। फिर भी डिलीट का एक रेड कार्ड चेक रिपब्लिक के साथ राउंड ऑफ 16 में जो कि कंट्रोवर्शियल था और उसके बदौलत मुझे लगता है कि वो मैच हम लोग हार गए थे। लेकिन फिर भी अगर हम लोग आगे प्रोग्रेस करते, फिर भी मुझे लगता है कि हम लोगों के पास वो एक्स फैक्टर नहीं था लास्ट वाले यूरो में कि हम लोग जीत पाए एक नए कोच के अंडर। उसके बाद वर्ल्ड कप में वापस से लुई वैन हाल आया और लुई वैन हाल उस टीम को क्वार्टर फाइनल तक लेके गए। बैड लक कि हम लोग वापस से अर्जेंटीना के अगेंस्ट में हार गए। वैसा एक थ्रिलर मैच होने के बाद टाई ब्रेकर में। तो ये वाले एडिशन में फिर से रोनाल्ड कोएमैन आ गया टीम मैनेज करने और उसके बाद शुरुआत में भी हम लोग थोड़ा बहुत शेकी परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन रिसेंट टाइम्स की अगर बात करें तो हम लोग वापस से अप टू द मार्क परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हालाँकि हम लोग एक फ्रेंडली मैच में जर्मनी के साथ हार गए थे रिसेंट टाइम में, लेकिन इस बार भी कोएमैन के अंडर हम लोग नेशंस का फाइनल खेले और फिर भी वो मैच हम लोग क्रोएशिया के अगेंस्ट में हार गए थे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि हम लोग एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन हम लोग के स्क्वाड में अभी जो स्क्वाड डेप्थ है वो अच्छा है, स्क्वाड का ओवरऑल क्वालिटी अच्छा है और उसके साथ-साथ 2 सेटबैक्स तो ज़रूर आया है। एक आपका कुप माइनर्स और दूसरा आपका डे जॉन्ग। ये दोनों का ना होना आपका अगर नीदरलैंड्स थोड़ा डीप जाते हैं टूर्नामेंट में तो तब हम लोगों को खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। हालाँकि इन दोनों के जगह पे अभी हम लोगों के लिए मार्टसन वापस आ गया तो इट इज़ अ बिग बूस्ट फॉर अस और मार्टसन के साथ ज़िरक्ज़ी को भी कोएमैन ने अभी टीम में इंक्लूड कर लिया है। तो अभी देखते हैं कि हम लोग क्या कर पाते हैं। मिडफील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन फिर भी शाउटेन, वर्मेनन जैसे हम लोग के पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और उसके साथ फ्रिंगपोंग भी अच्छा आपका एक एडिशन हो जाता है, स्पेशली इन दिस सीज़न और पीछे आपका डिलीट वैन डाइक और स्टीफन दे व्रिज तो है ही और उसके साथ आपका डम्फ्रीज़ भी है और सामने मेम्फिस डिपाई है, वाउट वेगोस्ट है, कोडी गाक्पो है, मालेन है। तो मालेन भी एक इन्फॉर्म्ड प्लेयर है। तो देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। तो ये वाले ग्रुप का अगर बात करें तो ऑब्वियसली फ्रांस इज द फेवरेट्स और मुझे लगता है कि फ्रांस को इस बार हम लोग बीट नहीं कर पाएँगे। फ्रांस के साथ तो मैच हारेंगे क्योंकि फ्रांस के पास जो क्वालिटी है, जो एक्स फैक्टर्स की बात करते हैं, मतलब जो क्लच प्लेयर्स हैं और उसके साथ-साथ जो स्क्वाड का डेप्थ है, ये बहुत ज़्यादा है और बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है और वन ऑफ द फेवरेट्स है ये इस बार यूरो जीतने के लिए। तो मेरे ख्याल से फ्रांस को हम लोग नहीं हरा पाएँगे। हम लोग के साथ ये वाले ग्रुप में जो क्रूशियल मैच होने वाला है, वो होगा आपका ऑस्ट्रिया के साथ। क्योंकि ऑस्ट्रिया वाला मैच अगर हम लोग जीत जाते हैं, तो ही हम लोग नंबर 2 में फिनिश कर पाएँगे। राल्फ रैंगनिक अच्छा काम कर रहे हैं ऑस्ट्रिया में आके और ऑस्ट्रिया को बहुत ही कॉम्पिटिटिव बनाए हैं। तो बहुत सारे लोग इस बार बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रिया एक डार्क हॉर्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली में वो लोग ये चीज़ कर पाएँगे क्योंकि वो लोग आपका नेशंस कप में भी मतलब नेशंस लीग में भी वो लोग अच्छा कर रहे थे, लेकिन एंड में जाके नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है अभी भी एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है ऑस्ट्रिया की। तो मुझे लगता है कि हम लोग गिरते-पड़ते वो वाला मैच ऑस्ट्रिया को हरा ही देंगे, हो सकता है मतलब आई होप सो। तो इसलिए मैं नीदरलैंड्स को नंबर 2 में रखूँगा, ऑस्ट्रिया को नंबर 3 में रखूँगा, पोलैंड को नंबर 4 पे रखूँगा। पोलैंड के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया कि आपका लेवेंडोव्स्की नहीं रहा, तो मुझे नहीं लगता कि पोलैंड का कोई चांस है। पोलैंड हमेशा टूर्नामेंट में आ तो जाती है, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाती। और यहाँ पे चलिए अभी आगे बढ़ते हैं ग्रुप ई में, तो ग्रुप ई में बेल्जियम तो आपका फर्म फेवरेट्स होगा ही नंबर 1 में फिनिश करने के लिए, तो मैं बेल्जियम को ही नंबर 1 में रखूँगा। हालाँकि बेल्जियम कैन सरप्राइज़ यू, तो मुझे लगता है कि फिर भी वो लोग नंबर 1 में फिनिश करेंगे और उसके बाद मैं यूक्रेन को रखूँगा क्योंकि यूक्रेन का स्क्वाड अभी बहुत अच्छा है, उन लोग बहुत मोटिवेटेड है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि वो लोग अभी रिसेंटली क्या सिचुएशन से वो लोग गुज़रे हैं या फिर गुज़र रहे हैं और उसके साथ वो लोग ऐसे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसीलिए बिग अप्स टू देम। तो मुझे लगता है यूक्रेन नंबर 2 में आ जाएगी और उसके बाद स्लोवाकिया शायद नंबर 3 में और रोमानिया नंबर 4 पे।
क्योंकि रोमानिया का मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा चांस है। और उसके बाद चलिए आते हैं पुर्तगाल का ग्रुप में, तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से पुर्तगाल नंबर 1 पे ही आएँगे, क्योंकि पुर्तगाल इज़ अनदर टीम जो कि आपका वन ऑफ द फेवरेट्स है ये वाले टूर्नामेंट जीतने के लिए। और पुर्तगाल का स्क्वाड डेप्थ भी ऐसा है, पुर्तगाल के पास वैसे-वैसे भर-भर के क्वालिटी प्लेयर्स है, उसके साथ आपका बड़े भैया तो है ही। तो देखते हैं क्या करता है तो पुर्तगाल। और उसके साथ मुझे लगता है कि इस बार लोग कह रहे हैं कि टर्की का भी एक मतलब अच्छा चांस है, तो मुझे लगता है कि टर्की नंबर 3 या 4 में ही फिनिश करेंगे, क्योंकि मुझे चेक रिपब्लिक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा भरोसा है कि चेक रिपब्लिक शायद ये ग्रुप में सेकंड में फिनिश कर जाए। और जॉर्जिया भी एक सरप्राइज़ एलिमेंट है, क्योंकि जॉर्जिया भी अच्छा खेल रही है। तो मैं जॉर्जिया को नंबर 3 में रखूँगा और टर्की को नंबर 4 पे रखूँगा। तो आपका ओपिनियन अलग हो ही सकता है, उसमें कोई बात नहीं। ये मेरा ओपिनियन है, आपका जो प्रेडिक्शन है हर ग्रुप में या फिर आपका एक स्पेसिफिक टीम को लेके, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। थर्ड प्लेस वाला जो टीम्स हैं, उनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन-कौन आगे जाएँगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका इटली, उसके बाद आएगा आपका ऑस्ट्रिया, उसके बाद आएगा आपका स्लोवाकिया, या फिर नहीं, मुझे लगता है सर्बिया, उसके बाद शायद आपका स्लोवाकिया या हंगेरी आ जाए। तो मैं हंगेरी, स्लोवाकिया के साथ ही जाऊँगा। अभी राउंड ऑफ 16 में पहला वाला मैच आया है क्रोएशिया वर्सेस स्लोवाकिया। देखा? मैं कहता था ना कि क्रोएशिया कुछ भी करके चले जाएँगे, तो मुझे लगता है कि क्रोएशिया इस बार भी वो जादू दिखाएँगे पिच पे। तो यहाँ पे मैं क्रोएशिया को पिक करता हूँ। अभी जर्मनी और डेनमार्क, ये भी अच्छा मैच है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जर्मनी आगे प्रोग्रेस करेंगे, तो आई विल पिक जर्मनी। पुर्तगाल और सर्बिया, यहाँ पर भी मैं पुर्तगाल के साथ ही जाऊँगा। उसके बाद नीदरलैंड्स और यूक्रेन, तो ये वाला मैच भी बहुत बढ़िया मैच होगा, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल आई एम अ फैन ऑफ नीदरलैंड्स, तो आई विल बैक माय टीम, तो मैं नीदरलैंड्स को ही सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे बेल्जियम और इटली, ये बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। यहाँ पे मैं इटली को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला मैच इटली निकाल लेगी। और उसके बाद फ्रांस, चेक रिपब्लिक, तो मैं यहाँ से फ्रांस को सिलेक्ट करूँगा। ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, यहाँ पे तो मुझे बहुत जी कर रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट कर लूँ, लेकिन मुझे लगता है इंग्लैंड के पास वो स्क्वाड डेप्थ और इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी है, जो कि आपको मैच कभी भी जिता सकते हैं। और स्पेन और स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पे मैं स्पेन को पिक कर रहा हूँ। स्विट्ज़रलैंड भी, जैसे कि लास्ट वाले एडिशन पे वो लोग फ्रांस को हराए थे कमबैक करके, तो ये वाले मैच में भी वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और स्पेन स्विट्ज़रलैंड, एक्चुअली इट इज़ इंटरेस्टिंग टाई, क्योंकि पहले भी वर्ल्ड कप में स्पेन को स्विट्ज़रलैंड हरा चुकी है। जिस बार स्पेन वर्ल्ड कप जीता था 2010 में, उस बार पहले वाला मैच शायद स्पेन और स्विट्ज़रलैंड का ही था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो मुझे लगता है कि स्पेन जो फुटबॉल खेलती है, उस सिस्टम को स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छी तरह से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग उस सिस्टम के ब्रेक करने के लिए लो ब्लॉक फुटबॉल खेलते हैं ना, तो उसपे स्पेन को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हो सकता है कि शायद यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड आ जाए, लेकिन फिर भी मैं स्पेन को ही पिक करता हूँ। आपको क्या लगता है वो मुझे ज़रूर बताएँ इस कमेंट सेक्शन में। तो अभी चलिए, राउंड ऑफ 16 तो हो गया, क्वार्टर फाइनल में पिक करते हैं क्रोएशिया, जर्मनी। यहाँ पे आई वुड से क्रोएशिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जर्मनी के पास अटैकिंग थर्ड में वो, मतलब अटैक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपका जमाल मूसियाला या फिर फुलक्रूग या फिर लेरॉय साने के ऊपर, क्योंकि ग्नैब्री भी तो नहीं रहा, वो तो इंजरी की वजह से बाहर हो गया। और टॉमस मुलर भी अभी आगे का मुलर नहीं रहा। हालाँकि वो फिर भी अपने एक्सपीरियंस के वजह से वो एट टाइम्स आपका एक अच्छा-अच्छा पासेस निकल के देंगे या फिर सेकंड बॉल में इफेक्टिव होंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे क्रोएशिया के पास वो ज़िल है कि वो मैच को एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाए और टाई ब्रेकर में मैच निकाल ले। तो आई विल पिक क्रोएशिया ओवर जर्मनी। और यहाँ पे पुर्तगाल और नीदरलैंड्स, तो पुर्तगाल और नीदरलैंड्स में मैं तो चाहूँगा कि नीदरलैंड्स पुर्तगाल को हरा दे, लेकिन पुर्तगाल का पास जो क्वालिटी है, और हमेशा मतलब हिस्ट्रिकली अगर आप देखो पिछले डिकेड में, मतलब पिछले डिकेड नहीं, लास्ट के 20 साल आपको देखना होगा, क्योंकि 2004 में भी ये हुआ था, वहाँ पर भी हम लोग सेमीफाइनल में पुर्तगाल के साथ ही हार गए थे। और उसके बाद 2006 वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 में भी पुर्तगाल के साथ हम लोग बाहर निकल गए थे। 2008 में तो हम लोग रशिया से बाहर हुए थे क्वार्टर फाइनल में। उसके बाद 2010 में पुर्तगाल के साथ आमना-सामना नहीं हुआ वर्ल्ड कप में, हम लोग फाइनल तक पहुँचे थे। और उसके बाद आपका 2012 वाला जो यूरो है, वहाँ पर भी पुर्तगाल और जर्मनी के साथ एक ही ग्रुप में हम लोग थे, वहाँ पर भी हम लोग बुरी तरह हारे थे पुर्तगाल से। रोनाल्डो ने हैट्रिक भी मारा था, अगर आप लोगों को याद है। और उसके बाद 2016 वाला जो यूरो है, वहाँ पे तो हम लोग थे ही नहीं, पुर्तगाल जो जीत गया था। तो मेरे ख्याल से उसके बाद
कोमैन के अंडर आपका जो नेशंस लीग हुआ था वहाँ पर भी पोर्तुगल से ही हम लोग हारे थे। तो ये वाले यूरो में भी अगर नीदरलैंड्स पोर्तुगल आमने-सामने होता है आपका क्वार्टर फाइनल्स में, तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग पोर्तुगल को हरा सकते हैं। हालाँकि मैच डे पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई विल पिक पोर्तुगल ओवर नीदरलैंड्स। और ऐसा अगर होता है तो ऑब्वियसली उसके बाद वाला दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा जाने वाला है, क्योंकि आई विल बी डिसअपॉइंटेड। और उसके साथ आपका दूसरा वाला मैच में चलिए आगे बढ़ते हैं, इटली और फ्रांस। तो यहाँ पे आई विल पिक फ्रांस, और यहाँ पे इंग्लैंड और स्पेन, यहाँ पे आई विल पिक इंग्लैंड। तो आपका एक सेमीफाइनल होता है क्रोएशिया और पोर्टुगल, और दूसरी तरफ आपका होता है फ्रांस और इंग्लैंड। तो यहाँ पे मुझे लगता है आई विल पिक क्रोएशिया ओवर पोर्टुगल। आप लोगों को अगर गाली देना हो तो आप बेझिझक दे सकते हैं, क्योंकि आपका ओपिनियन अलग होगा। शायद आपके ओपिनियन में पोर्तुगल चैंपियन हो जाए, जो कि असल में हो भी सकता है, लेकिन आई विल पिक क्रोएशिया ओवर पोर्तुगल हियर, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रोएशिया इस बार कुछ कर सकता है। और उसके साथ वापस से फ्रांस और इंग्लैंड, आई विल पिक फ्रांस। तो फाइनल हो जाता है आपका फिर से फ्रांस और क्रोएशिया, मेरे वाले प्रेडिक्शन में, जो आपका था 2018 का वर्ल्ड कप का फाइनल। वहां पर भी फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। यहाँ पर भी मुझे लगता है फ्रांस क्रोएशिया को हराएंगे, और मेरे ख्याल से ये वाले टूर्नामेंट की विनर हो ही सकता है कि फ्रांस हो जाए। ये तो था मेरा प्रेडिक्शन और मेरा ओपिनियंस, जो मुझे लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। आज रात ही टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। तो देखते हैं ये वाले यूरो कैसे होता है। ऑब्वियसली आई विल एक्सपेक्ट कि हम लोग को अच्छा-अच्छा गेम्स देखने को मिले, और अगर कुछ चीज़ें हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसा ना हो, कुछ दूसरा हो जाए, मतलब कोई अपसेट हो जाए या फिर कोई अंडरडॉग उभर के आए, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पसंद करते हैं, अंडरडॉग स्टोरी। तो वो भी देखने वाली बात होगी कि एग्ज़ैक्टली क्या होगा। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आपका ओपिनियन ज़रूर मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जिनको फुटबॉल पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जर्मनी का मैच जब हो जाएगा उसके बाद मैच रिएक्शन वाला वीडियो लेके भी मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर, glory, glory, Manchester United, and united we stand.